प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल कॉलेज बरेली, हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी काफ़ी लंबे समय से हिंदी की कक्षाओं को चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। व्याकरण पार्ट को इस समय हम लोग काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। आज हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता ही आता है आपकी कक्षाओं में, आपके हर प्रकार की परीक्षाओं में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी कक्षा है, तो उसमें इन सभी में वाक्य शुद्धि का, वाक्य संशोधन का जो प्रकरण है वो आता ही आता है। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पर आपके लिए सारी जो PDF है, वीडियो हैं, आपको वो सब मिल जाएगी। ध्यान से देखते हुए चलें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक से समझते हुए चलें और इसको नोट भी करा करें। आप देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यदि वाक्य त्रुटिपूर्ण हो जाता है, वाक्य रचना आकर गड़बड़ हो जाती है, तो सारा आशय, सारा भाव सब बेकार चला जाता है। तो यदि वाक्य रचना निर्दोष हो तो वक्ता और लेखक का आशय श्रोता या पाठक के समझने में कठिनाई नहीं होती, वो स्पष्ट समझ लेता है। और दोषपूर्ण वाक्य अगर होता है तो फिर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, पढ़ने में भी आनंद नहीं आता है। तो इसलिए वाक्य रचना निर्दोष होनी चाहिए। अनेक कारण इसमें दोष के हो सकते हैं। यदि वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, विभक्ति, शब्द क्रम आदि में कोई दोषपूर्ण हो जाता है तो वाक्य फिर दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसके लिए व्याकरण का ज्ञान थोड़ा आवश्यक है। तो वाक्य रचना की अशुद्धियाँ कई प्रकार से हो जाती हैं, निम्नलिखित प्रकार से हो सकती हैं। अन्वृत्ति संबंधी अशुद्धि। अन्वृत्ति का मतलब आप समझ लें क्या होता है। अन्वृत्ति का मतलब होता है अनुरूपता। जब किसी अन्वृत्ति का मतलब होता है अन्वृत्ति, अन्वृत्ति का मतलब ही है, अन्वृत्ति का मतलब होता है अनुरूपता। ये बहुत ध्यान रखेंगे, कभी कभी शब्द भी नहीं समझ में आता है। तो अनुरूपता, उसके अनुसार, उसके अनुरूप। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पदों का क्रम अगर भिन्न अलग अलग हो जाता है, उलट पुलट हो जाता है, तो भी कर्ता कर्म क्रिया का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, जिसमें एक ही बात को अनावश्यक कोई शब्द जोड़ देते पुनरुक्ति हो जाता है। पदों की अनुपयुक्तता, जिसमें कोई नया पद उसमें जोड़ देते, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, वर्तनी दोष भी हो जाता है वाक्यों में। इस तरीके से कई रूपों में वाक्यों में त्रुटियाँ हो सकती हैं। ध्यान देंगे, अगली स्लाइड में देखते हैं। कुछ अन्वृत्ति संबंधी अशुद्धियाँ कैसे कैसे हो जाती हैं। वाक्यों में पदों की एक रूपता, लिंग, वचन, पुरुष आदि के साथ क्रिया की अनुरूपता होनी चाहिए। यानी वचन, पुरुष और लिंग के अनुसार हमें क्रिया भी उसके अनुरूप आनी चाहिए। तो हिंदी में पदों की क्रिया के साथ इसकी अनुरूपता, अन्वृत्ति के कुछ विशेष नियम भी रहते हैं, कुछ उपनियम रहते हैं। तो विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होती है। विभक्ति रहित, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें ने वगैरह, जैसे कर्ता में कहते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, और षष्ठी में काकी के, इस तरीके से ये चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को। तो इसमें विभक्ति रहित अगर कोई चिन्ह है, कर्ता विभक्ति रहित है, तो वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का शब्द कर्ता है, लेकिन कोई चिन्ह नहीं दिया है, पुस्तक पढ़ता है, तो जो पढ़ता है, जो क्रिया है, वो लड़के के अनुसार, कर्ता के अनुसार है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, और लिखा यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ गया है तो सकर्मक क्रिया कर्म के लिंग के अनुसार होगी। सकर्मक, जिसमें कर्म शामिल होता है वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अब प्रश्न बनता है, लड़के ने क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ी। तो कर्ता की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर पड़ा। ठीक है।
तो कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया, पुस्तक क्या है, पुस्तक के अनुसार यहाँ क्रिया लगा दी गई। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया लगी, यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगी, क्योंकि यहाँ लड़के के साथ में ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है, ये नियम के अनुसार लग गया। कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्ह सहित हों तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। छोटे छोटे नियम समझते हैं उसी ने, फिर उसके बाद वाक्यों में अभ्यास हो जाएगा, फिर आपके समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, तो प्रधानाचार्य ने अध्यापिका को बुलाया, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हैं। प्रधानाचार्य ने, कर्ता चिन्ह ने, अध्यापिका को, कर्म का चिन्ह को, तो इसमें क्या होगा, पुल्लिंग एक वचन में क्रिया होगी। तो बुलाया, प्रधानाचार्य ने अध्यापिका को बुलाया, पुल्लिंग एक वचन में क्रिया होगी। ऐसे नेताओं ने किसानों को बुलाया, नेताओं ने किसानों को, कर्ता में ने लगा है, किसानों को यानी कर्म लगा है। किसको बुलाया, किसानों को बुलाया। किसको समझाया, किसानों को समझाया। कर्म पर प्रभाव पड़ा। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वो कर्म कारक हो जाता है वहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे समझाया, ये पुल्लिंग एक वचन में क्रिया लग गई। समझते जाए इस तरीके से, घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे समझे। यदि समान लिंग के विभक्ति चिन्ह रहित अनेक कर्ता पद और से जुड़े हों, समान लिंग के विभक्ति चिन्ह रहित, इसमें विभक्ति चिन्ह ना हो, अनेक कर्ता पद और कर्ता पद और से जुड़े हों, तो क्रिया उसी लिंग की तथा बहुवचन में होती है। जैसे स्वाति, चित्रा और मधु आएंगी, तो स्वाति, चित्रा और मधु ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है। तो क्रिया जो है उसी लिंग की जो है और बहुवचन में बन गई, आएंगी, स्त्रीलिंग में है और बहुवचन में है। डेविड, नीरज और असलम खेल रहे हैं। डेविड, नीरज और असलम सब पुल्लिंग में है। डेविड है, नीरज है, असलम है, सब पुल्लिंग में है और बहुवचन खेल रहे हैं, बहुवचन की क्रिया इसमें आ गई। किसके अनुसार लगी है, क्रिया उसी लिंग की तथा बहुवचन में होती है। उसी लिंग के अनुसार लगेगी, क्रिया लगेगी बहुवचन में। या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। या से जुड़े विभक्ति रहित कर्ता, भाई या बहन, भाई के साथ भी कोई चिन्ह नहीं है, बहन के साथ भी कोई चिन्ह नहीं है, तो विभक्ति रहित कर्ता हो गए। या से जुड़े हुए हैं तो कर्ता पदों की क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। जैसे भाई या बहन आएगी, आएगा नहीं लिखा, बहन आएगी, अंतिम जो है कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया लग जाती है। इस तरीके से समझते हुए चलिएगा। अगला देखें, विभिन्न लिंगों के अनेक कर्ता यदि और से जुड़े हों तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। विभिन्न लिंगों के गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक, वृद्ध और नारी देख रहे थे। तो विभिन्न लिंग आ गए, वृद्ध, बालक और इधर नारी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों आ गए और से जुड़े भी हैं, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है। देख रहे थे, पुल्लिंग बहुवचन में आ गई है। देख रहा था नहीं है, एक वचन में नहीं, बहुवचन में है। यदि कर्ता भिन्न भिन्न पुरुषों के हों तो उनका क्रम होगा, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और बाद में उत्तम पुरुष। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन सब जो उपनियम आपको बता रहे हैं इनको नोट करना और इनको वीडियो रोक करके भी समझने की कोशिश करना। और देखिए आपको एक एक चीज़ स्पष्ट हो रही है। ये जब आप वाक्य संशोधन करेंगे तो आपको बहुत ध्यान आया करेंगे। जैसे परीक्षा में चीज़ें धीरे धीरे ध्यान आती है। जब आप लिखने बैठते हैं, निबंध लिखने बैठते हैं, धीरे धीरे बातें याद आती चली। चित्रण लिखने बैठते हैं, धीरे धीरे बातें ध्यान में आती हैं। बहुवचन में होगी। तुम, गीता और मैं नाटक देखने चलेंगे। अब भिन्न भिन्न कर्ता हो गए, भिन्न भिन्न पुरुषों के हैं। तुम, गीता और मैं। तुम क्या है, मध्यम पुरुष है। गीता क्या है, ये अन्य पुरुष है, इसमें नाम या कोई। और इसमें नाटक, मैं देखने नाटक चलेंगे, तो मैं क्या है, ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है, मैं क्या हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं। आप क्या हैं, तुम दोनों, तुम सब, आप मध्यम पुरुष हैं। और मैं और तुम के अतिरिक्त जो कुछ भी है, राम है, श्याम है, वह है, वे दोनों हैं, वे सब हैं, ये सब क्या है, ये सब इसमें जो है वो अन्य पुरुष में है। तो इसमें बताया है कि तुम, गीता और मैं। तुम क्या है, मध्यम पुरुष है। गीता क्या है, अन्य पुरुष है। और मैं क्या है, इसमें जो है वो उत्तम पुरुष है।
इस प्रकार से आप देखते हुए चलेंगे। तुम विकास और मैं, तुम क्या है? मध्यम पुरुष है, विकास एक नाम है, ये अन्य पुरुष में है, और मैं क्या है? ये उत्तम पुरुष है। अहम आवाम भयम जैसे संस्कृत में आप पढ़ते हैं, सहतौते, वह वे दोनों बेशक, ये क्या है? प्रथम पुरुष है, वही इसमें अन्य पुरुष के नाम से है। तुम युवाम युयम, तुम दोनों, तुम सब, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। और अहम आवाम भयम, मैं दोनों, मैं, हम दोनों, हम सब, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। यहाँ स्वयं के लिए बात की जाती है। कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में होगी। देखो कौन आया है, देखो अब कर्ता अज्ञात है तो क्रिया किस में आएगी? पुल्लिंग में आएगी। तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है? पता नहीं करता कहा, करता है, पुल्लिंग में क्रिया आएगी। आदर देने के लिए एक वचन कर्ता के लिए भी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। अब किसी मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, अब मुख्यमंत्री क्या है? अकेले हैं, तो दे रहा है नहीं कहेंगे, उनके सम्मान की दृष्टि से आदर देने के लिए एक वचनकर्ता के लिए भी बहुवचन की क्रिया लगाते। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता माने जाते हैं, माना जाता है नहीं कहा, तो इसलिए ये बहुवचन में आ गया है। संबंध कारक का लिंग उसके संबंध के लिंग के अनुसार होता है। यदि लोग भिन्न भिन्न लिंग के हों तथा और से जुड़े हों तो संज्ञा सर्वनाम का लिंग प्रथम संबंधी के अनुसार होगा। मेरा बेटा और बेटी दिल्ली गए हैं, मेरा बेटा और बेटी दिल्ली गए हैं। संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के लिंग के अनुसार, मेरा बेटा और बेटी, इससे संबंध इसका जुड़ गया, ठीक है, अनुसार होता है। ये भिन्न भिन्न लिंग के हों तथा और से जुड़े हों तो संज्ञा सर्वनाम का लिंग प्रथम संबंधी के अनुसार होगा। मेरा बेटा दिल्ली गए हैं, इसमें गए है क्रिया आई है। मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, भाई के अनुसार भी क्रिया इसमें लगा दी गई है। तुम्हारे भाई और बहन आजकल क्या कर रहे हैं? भाई के अनुसार किया, बहन के अनुसार नहीं किया है, भाई के अनुसार क्रिया इसमें लग जाती है। और प्रथम संबंधी के अनुसार ही जो है इसमें सर्वनाम का लिंग होगा। आप इस तरीके से पूरा समझते हुए चलेंगे। कर्म और क्रिया की अनुमति, कर्म और क्रिया, यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो, कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो, जिसमें कोई भी आप कारक चिन्ह पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ये चिन्ह है, ये प्रत्यय एक प्रकार से प्रत्यय है, ये चिन्ह है, इसको चिन्ह कहते हैं। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान का मतलब क्या हुआ? के लिए। अपादान, ये क्या है? से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। तो इस तरीके से क्या है? चिन्ह है, ये प्रत्यय है, ऐसे समझ लीजिए। यदि वाक्य में यदि कर्ता को प्रत्यय से जुड़ा हो, को प्रत्यय से जुड़ा हो तथा कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा प्रयुक्त हुई हो तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होगी। जैसे उसे पुस्तक पढ़ना नहीं आता, उसे या उसको पुस्तक पढ़ना नहीं आता, को प्रत्यय से कर्ता जुड़ा है तो कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा प्रयुक्त हो रही, पढ़ना नहीं आता, तो पढ़ना नहीं आता एक प्रकार से क्रियार्थक क्रिया है, तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में आती है। पढ़ना नहीं आता, उसे पुस्तक पढ़ना नहीं आता, तो ये आपकी जो है वो अन्य पुरुष में एक क्रिया हो जाती है, पुल्लिंग में हो जाती है। तुम्हें या तुमको एक ही बात है, तुम्हें बात करना नहीं आता, पुल्लिंग में क्रिया है। इस तरीके से ध्यान देंगे। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो तथा कर्म को विभक्ति प्रयुक्त नहीं हुई हो तो वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होगी। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर ने चिन्ह आ गया है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, कर्म को में विभक्ति इसमें नहीं लगी है, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें पुस्तक के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। क्रिया कर्म के अनुसार और उसके लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। तो पुस्तक क्या है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, और पुस्तकम पुस्तके प्रथमा में द्वितीया में दोनों में पुस्तक बनती है। तो श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक के अनुसार यहाँ पर ये क्रिया लगी हुई है। श्यामा ने क्षमा मांगी,
क्षमा स्त्रीलिंग है, तो श्यामा ने क्षमा मांगी, क्षमा के अनुसार क्रिया लगी हुई। श्यामा ने क्षमा को मांगा, ऐसा नहीं, क्षमा मांगी, इसमें को चिन्ह छिपा लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसके अनुसार क्रिया लग गई है। यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक अप्रत्यय कर्म, अप्रत्यय कर्म, आ माने नहीं प्रत्यय, इसमें प्रत्यय नहीं है, एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया एक वचन में होगी। जैसे राघव ने एक घोड़ा एक ऊंट खरीदा, तो क्रिया एक वचन में होगी। राघव ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, समझ में भी आ रहा है। इसमें राघव ने एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदा, इसमें आप देखें तो क्रिया एक वचन में प्रयुक्त हो रही है, और इसमें एक ही लिंग और वचन के अनेक अप्रत्यय कर्म। राघव ने एक घोड़ा को खरीदा, ऐसा नहीं, राघव ने एक घोड़ा को और एक ऊंट को खरीदा, इसमें कहीं पर भी को नहीं आया है, कर्म कोई प्रत्यय नहीं आया है, एक वचन में आए हैं, तो इसलिए एक वचन की क्रिया भी इसमें लग गई। रमेश ने एक पुस्तक और एक कलम को खरीदी, कलम को नहीं कहा है, पुस्तक को नहीं कहा, तो इसलिए यहाँ पर इसमें खरीदी जो है एक वचन की क्रिया प्रयुक्त हो गई है। ऐसे ध्यान से समझें। यदि एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणीवाचक प्रत्यय कर्म एक साथ प्रयुक्त हों तो क्रिया उसी लिंग में तथा उसी वचन में प्रयुक्त होगी। एक ही लिंग और वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म, जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा होगा, उसका चिन्ह नहीं जुड़ा है, तो महेश ने गाय और बकरी मोल ली। एक ही लिंग, गाय भी स्त्रीलिंग है, बकरी भी स्त्रीलिंग है, और वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्रत्यय, जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, एक साथ प्रयुक्त हो गए हैं, तो क्रिया उसी लिंग में तथा उसी वचन में प्रयुक्त होगी। तो महेश ने गाय और बकरी मोल ली, पता नहीं कितनी गाय ली कितनी बकरी ली, मोल ली, बहुवचन की क्रिया इसमें प्रयुक्त हो गई, क्योंकि इसमें लक्ष्मण ने दूध के लिए गाय और भैंस खरीदी। लक्ष्मण ने दूध के लिए गाय और भैंस, गाय को और भैंस को खरीदा, ऐसे नहीं कहा, गाय और भैंस खरीदी, तो इसमें बहुवचन की क्रिया प्रयुक्त होगी, उसी लिंग की होगी, क्योंकि गाय भी और भैंस भी स्त्रीलिंग में है, तो खरीदी, ऐसी क्रिया लग गई है। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के एकाधिक अप्रत्यय कर्म प्रयुक्त हों, भिन्न भिन्न लिंग के, मतलब एक से अधिक चिन्ह रहित कर्म प्रयुक्त हों, अप्रत्यय मतलब चिन्ह रहित, तथा बे और से जुड़े हों, तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। ध्यान देंगे, जैसे रमेश ने चावल दाल और रोटी खाई, भिन्न भिन्न लिंग के चावल दाल और रोटी, भिन्न भिन्न लिंग के एक से अधिक प्रत्यय रहित कर्म प्रयुक्त हो गए हैं। रमेश ने चावल को, दाल को, रोटी को खाया, ऐसा नहीं है। रमेश ने चावल दाल और रोटी खाई, किसी में कर्म का जो चिन्ह है प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है, तो इसमें क्रिया किसके अनुसार होगी, अंतिम कर्म के वचन के अनुसार होगी। तो इसमें रोटी खाई, रमेश ने चावल दाल और रोटी खाए, ऐसा नहीं, खाई, क्यों, रोटी बाद में आया है। सुरेश ने रोटी दाल और चावल खाया, चावल बाद में आया, तो उसके अनुसार खाया क्रिया प्रयुक्त हुई। इस तरीके से आप इन नियमों को भी बहुत ध्यान से समझें, और अभ्यास से ये सब चीज़ें आएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें स्वतः ध्यान में आती जाती हैं, बशर्ते नियमों को आपने पढ़ा हो और प्रैक्टिस भी बीच बीच में करते रहें। अब इसमें विशेषण और विशेष से संबंधी जो है, इसमें अन्यति माने अनुरूपता। अब देखिए, इसमें विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष के अनुसार होता है। यहाँ उदार और परिश्रमी लोग रहते हैं, अब लोग के साथ में परिश्रमी शब्द जुड़ा है, इसका विशेषण है, तो विशेषण और विशेष जो है वो के अनुसार होता है। विशेषण का लिंग और वचन अपने विशेष के अनुसार होता है, तो इसमें लोग है, यहाँ परिश्रमी है, तो यहाँ पर जो है रहते हैं क्रिया आ गई, लोग बहुवचन में है, परिश्रमी भी बहुवचन में आ गया, यहाँ रहते हैं आ जाएगा। गोरे मुखड़े पर काला तिल अच्छा लगता है। अब गोरे मुखड़े पर काला तिल, तिल क्या है, तिल तो एक प्रकार से संज्ञा ही है, काला क्या है, ये विशेषण है, तो काला तिल अच्छा लगता है, तिल अच्छा लगता है, तो यहाँ पर अच्छा के अनुसार
जो इसमें क्रिया हो गया, अच्छा भी एक विशेषण है, तो इसके अनुसार क्रिया लग गई है। यदि एक से अधिक विशेषण हो तब भी उपर्युक्त नियम का ही पालन होता है। वह गिरती उठती ऊंची ऊंची लहरों को निहारती रही। ठीक है, अब जो लहरें शब्द है, अब इसके अनुसार देखिए ये सब विशेषण जुड़ गए। वह गिरती उठती ऊंची ऊंची लहरों को निहारती रही। अब इसके अनुसार आप देख लीजिए, इसमें भी पहले नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, विशेषण के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त हो रही है। अनेक समास रहित विशेष्यों का विशेषण निकटवर्ती विशेष के अनुरूप होता है। भोले भाले बालक और बालिकाएं, भोले भाले बालक और बालिकाएं, तो भोले भाले शब्द लिखा है इसलिए यहां बालक आया है। बालक क्या संज्ञा है, भोले भाले उसके अनुसार विशेषण आया है। समास रहित विशेष्यों का विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार होता है। भोली भाली, अब यहाँ बालिकाएं आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग में है, तो भोली भाली बालिकाएं और बालक, उसके बाद में बालक आया है। तो ये जो निकटवर्ती जो विशेषण है उसी के विशेष के अनुरूप होता है। विशेषण विशेष से सदैव एक सा होता है, ऐसे मान के चलिए। संज्ञा और सर्वनाम की उन्नति। सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन का अनुसरण करता है जिसके स्थान पर वह आया है। मैंने सुमन को देखा, वो आ रही थी। मैंने सुमन को देखा, वह आ रही थी, विशेषण का प्रयोग हुआ। मैंने विजय को देखा, वह आ रहा था, तो ये जो है वो वह जो है दोनों में प्रयुक्त हो गया है, लेकिन ये विजय के अनुसार है, यहाँ पर सुमन के अनुसार है। तो सर्वनाम उसी संज्ञा के लिंग वचन का अनुसरण करता है जिसके स्थान पर वह आया है। ठीक, तो इस तरीके से पूरा ये समझते हुए चलिए। वाक्य संशोधन का जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है। आदर के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग होता है। दादाजी आए हैं, वे 1 महीना रुकेंगे। दादाजी बल्कि एक अकेले हैं, लेकिन आदर दे रहे हैं, तो दादाजी आए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया। कथावाचक व्यास जी आ चुके हैं। अब क्योंकि इनको आदर दे रहे हैं, आदरवाची शब्दों के साथ में अगर एक वचन का भी करता है तो भी आपको उसमें बहुवचन की क्रिया लगानी पड़ेगी। ठीक है, वर्ग का प्रतिनिधि अपने लिए मैं के स्थान का पर हम का प्रयोग किया था, बड़ी नई जानकारी है। कोई नेताजी अगर कहीं पर कहें कि मैं इस देश को चलाऊंगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पर निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। अगर शिक्षा मंत्री बोल दें कि मुझे अपने देश से अशिक्षा दूर करनी पड़ेगी, तो ये उनका अहंकार भी होगा, ये वाक्य रचना में भी त्रुटि पैदा कर देगा। इसलिए निश्चित रूप से मैं नहीं, हम, क्योंकि आप एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप हम शब्द का प्रयोग अपने भाषण में करें, क्योंकि हम सब ये काम को करेंगे। शिक्षक ने कहा कि हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है, मैं देश का गौरव बढ़ा दूंगा, ये क्या, ये तो अहंकारपूर्ण दर्पोक्ति हो जाएगी। इसलिए शिक्षक ने कहा कि हमें अपने देश का गौरव बढ़ाना है। इस तरीके से पूरे इस आधारभूत जो नियम हैं उनको पढ़ते हुए चलें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप एक प्रकार से नियमों को बार बार प्रैक्टिस में लाएं। अन्नति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण। अन्नति जानते हैं, अन्नति माने होता अनुरूपता। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। तो प्रगति होनी चाहिए नहीं, प्रगति होना चाहिए। ये यहाँ पर ये गलती हो गई है। क्या आप पढ़ लिए हैं? ये जैसे पूर्वी भाषा लोग, पूर्व के लोग बोलते हैं, इस तरीके की भाषा बोल देते हैं कि आप पढ़ लिए, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। इसके लिए क्या आपने पढ़ लिया है, इस तरीके से इसके वाक्य को शुद्ध करेंगे। क्या आप आ सकोगे? नहीं, इसमें एक प्रकार से ये गलत हो जाएगा, सम्मानपूर्वक बात नहीं रहेगी। क्या आप आ सकेंगे? उनकी सहमति मांगी है, ऐसा नहीं उनको आदेश दे रहे हैं, ऐसा आदेश नहीं देना। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए। आप ही समझ रहे हैं कहाँ गलती हो रही। प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। अजय को, विजय को और संजय को कल मैंने साथ साथ देखा था। अब इसमें को बीच में ला रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? जो अनावश्यक शब्द जो आ जाते हैं किसी वाक्य में, वो भी उसकी शब्द रचना को बिगाड़ते हैं, उसमें की शोभा को बिगाड़ते हैं। मैंने अजय, विजय और संजय को कल साथ साथ देखा था। आप कॉमा लगा करके इनको लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपने पूरा वीडियो भी देखा है। वाक्य संशोधन का चैप्टर बड़ा है, इसलिए इसको हम 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। पूरा ध्यान से पढ़ते जाइए और सारी आपकी परीक्षाएं इसी के आधार पर संपन्न होनी है। आप
PDF अगर चाहते हैं, कोई भी सामग्री लिखित में चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और अपने सारे समाधान करते रहें। धन्यवाद।